कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक वाला हिस्सा को भी देख रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज डीप रहेगा। डीप का मतलब कि यदि क्वेश्चन को कितना भी घुमा के परीक्षा में पूछा जाता है या जो रेगुलर पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चन सब, वो न रह कर के क्वेश्चन को है ना डीपली पूछा जाता है गहराई से, तो हमारा बुक का नॉलेज उस समय काम आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम पास करने से लाइफ में तो कुछ होगा नहीं, उसके लिए निकालना पड़ता है कंपटीशन। तो कंपटीशन किससे निकलता है? नॉलेज। जिसके पास नॉलेज रहता है। और नॉलेज कैसे आएगा? जब आप बुक का अध्ययन करेंगे तब, है ना। गहराई से पढ़िएगा तभी ना नॉलेज रहेगा। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए जितने पढ़ लिया ना, तो बोर्ड का एग्जाम ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छा जाएगा और जिंदगी के एग्जाम में भी सफल हो जाएगा। कैसे? तो जब भी आप कंपटीशन में देंगे, जिसका जिस फील्ड में जाने का है, यदि वो सब्जेक्ट उसमें आया तो गहराई से पढ़ा है तो काम आ जाएगा, समझ गया ना। तो इसलिए उस हिस्सा को भी पढ़ाया जाता है। और ये क्वेश्चन सब जो करवा रहे हैं, ये अच्छा से समझिए, इसको समझने की ज़्यादा कोशिश करना है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे हम समझा दिए और बोले कि घर से आना है अच्छा से और पढ़ के समझ के, और यहाँ पर इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, सुनाना है। तो क्या करेगा, घर पर जाकर के उसको रट्टा मारेगा, झुल झुल के मदरसा की तरफ पढ़ेगा, है ना। तो क्या करेगा, जबरदस्ती ब्रेन में कोनो चीज़ दीजिएगा, जबरदस्ती तुमको कोई पकड़ पकड़ के काम करवाएगा तो उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। लेकिन तुम अपने मन से उठेगा, आप जा रहे हैं ये काम करेंगे, ठीक है, ये करना है, तो वो काम अच्छा से करता है। नहीं बोलो ना जी। या फिर कोई काम करता रहेगा, कोई बीच में टोक देगा, कुछ करेगा तो आदमी वह नहीं करेंगे, फेंक देगा। ये एज की वजह से होता है ना। जब कम एज का बच्चा रहता है उसके अंदर में इरिटेट होने का ज़्यादा थोड़ा सा क्षमता रहता है, इरिटेट जल्दी हो जाता है, मतलब कि ऐसा गुण होता है उसके अंदर, समझ आएगी नहीं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सब जो करेंगे उसको खूब अच्छा से पढ़िएगा, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे घर पर, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को संपूर्ण बनाता है। जब साइकिल चला रहा होता है आदमी शुरुआत में, तो गिरता कहाँ है, इतना अच्छा से नहीं सीख पा रहा था, उसको अभ्यास नहीं रहता है। और जब सीख जाता है, अभ्यास रहता है ना, तो हैंडलो छोड़ देता है। हैंडल छोड़ देगा, चलाएगा। इससे अच्छा हैंडल खुलवा लो जी। एक चक्का वाला साइकिल हैंडल का है रखा, कितना सीट पर खड़ा होकर चलाएगा, तो सीट खुलवा लो। तो अगला प्रश्न है, भूक्षरण किसे कहते हैं? भू मतलब भूमि, क्षरण मतलब हास होना, नष्ट होना, ठीक है। बस इस अर्थ को समझ गए तो आप परीक्षा में लड़का अपनों से लिख देगा। भू मतलब भूमि, क्षरण मतलब नष्ट होना, है ना। तो लिख देगा कि जिससे भूमि का नष्ट होने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलता हो, उसे ही क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। इसका ज्योग्राफी के हिसाब से डिफिनेशन क्या बोलेंगे, तो मृदा मतलब मिट्टी का विभिन्न क्रियाओं द्वारा, कभी हवा के तेज झोंका से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, कभी पानी के बाढ़ का पानी आता है, बरसात का पानी आता है, उसके द्वारा बहा करके चला जाता है। नहीं कोई ट्रैक्टर वाला आया एकदम अपने साथ मिट्टी लेकर के चला जाता है। तो मृदा का ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो क्लास में ही आपको सब चीज ज्यादा हो जाए, है ना। मृदा का विविध क्रिया, विविध मतलब अनेक, अनेक मतलब जैसे पानी से चला गया, हवा से उड़ के चल गया, नहीं। तो मृदा का विविध क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना क्या कहलाता है? भूक्षरण। भूक्षरण कहलाता है ना। यदि मान लो बाढ़ आ गया, किसी ऊंचा मिट्टी गिराया हुआ है कोई आदमी अपने दरवाजे पर, और नीचे में कोई बड़ा भी नहीं किया था, बाढ़ आ गया तो सब पानी इस तरफ से यदि पानी जा रहा है तो क्या करेगा, उस तरफ से निकल सब मिट्टी लेके चला गया। तो कहा जा हमारा पूरा मिट्टी चला गया, तो उसी को कहते हैं भूक्षरण। तो कहे मने मने गालियो देगा, ऊपर पूरा दरवाजा भरा गया, अपन देखेगा खाली हो गया, दिक्कत हो जाता है, नहीं। हाँ तो बस यही हो गया, मजाक किए लेकिन हो गया, भूक्षरण खत्म। पिछले बार लड़का से मजाक कर रहा था, किसमें, सोलर कुकर में। सर पापड़ छानना होगा तो नहीं छान पाएंगे, ठीक है, तलने वाला चीज सब नहीं बना पाएंगे। वह पूछ दिया, तो जो बकलोल था वो लिख दिया, लाभ में हानि, ये सब हानि हुआ। उसका कहा ऐसा धूप नहीं निकलेगा तो ठंडी में रहेंगे, ऐसे तो भूखले रह जाएंगे। तो हाँ, तो ठंडी वाले मौसम में भोजन नहीं पका सकते, हानि लिख दिया। लाभ ये है कि गैस की बचत हो जाती है,
सस्ता होता है। बोलो, एक साथ कई प्रकार के भोजन बन जाता है उसमें। ये प्रदूषण मुक्त रहता नहीं उत्पादन करता है, प्रदूषण को नहीं बढ़ाता है, नहीं, यानी कि प्रदूषण नहीं करता है, कह सकते। तो ये सब क्या था, लाभ में था। और ये सब जो बोले अभी तलने वाला चीज़ नहीं बना सकते हैं, उसके बाद रोटी भी नहीं पका सकता उसमें, बोला ना। उसके बाद ठंडे दिनों में क्या हो सकता है, उसमें भोजन नहीं बन सकता है। लड़का सब बना लिया अपना, बहुत हंसा सा मजाक किया। तो पढ़ाई को लाइटली लेना चाहिए, एकदम एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। इससे पढ़ाई क्या होता है, आसान हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। और जो चीज़ मज़ेदार हो गया वो नहीं याद रहेगा। याद है ना कि पिकनिक मनाया था तो क्या खाया था? कबूचरन समझ गए? बोला ना जी। मृदा का विविध क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना, स्थानांतरित, जिसको नहीं याद होगा तो चले जाना लिख देना। ये क्या हो गया, नहीं याद हो गया? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं भाई? पृथ्वी पर ऊपर से देखने पर ना पृथ्वी कैसा दिखाई देती है? नीला। क्यों? जल की उपस्थिति के कारण। सभी को पता है पृथ्वी पर 70% जल है, बोला 70-71% जल है, इसलिए पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला। तो इहो नहीं याद हो गया? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अभी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। नहीं, इतना बात बुझ गए कि नहीं बुझे? फिर कहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए। तो जो प्रदेश में खेती खूब होता है उधर जलोढ़ मिट्टी काफी ज्यादा है। जैसे यहाँ पर अपना बिहार है, बिहार से सटा हुआ इधर उत्तर प्रदेश है, नहीं, उत्तर प्रदेश का छोटका यहाँ पर दिल्ली है, इधर पंजाब हरियाणा, इस सब में तो भयंकर खेती होता है। इधर पंजाब हरियाणा थोड़ा सा ऊपर से बोलना पूरा। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो गुजरात, फिर इसके नीचे राजस्थान। ये सभी क्षेत्रों में क्या होता है, खेती जबरदस्त होता है। तो इन सब राज्यों में क्या है, जलोढ़। हाँ, मैप से याद रखते हैं तो याद हो जाता है, बोला ना, याद हो गया? देखिए यहाँ पर नाम लिखा होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी बिहार, गाना सुनता होगा है ना, यूपी बिहार। अब हमको तो नहीं करता है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। पंजाब हरियाणा को एक साथ याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, समझ आ गया? वो पश्चिम बंगाल, चावल सबसे ज्यादा वही तथा असम। इन सब राज्यों में कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नहीं काफी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। समोच्च कृषि। देखो समोच्च कृषि ना पर्वतीय राज्यों में किया जाता है। पर्वतीय राज्य कौन हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, है ना, पर्वतीय राज्य है ना, हिमालय पहाड़ी राज्य सबको बोलते हैं। तो समोच्च कृषि वहाँ किया जाता है जहाँ ढलान वाला क्षेत्र होता है ना। तो पहले इसके बारे में समझ लो। पहले राज्य सबको, जैसे ऊपर में जम्मू कश्मीर है, नीचे से आ जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, बोलो ना, सिक्किम कोना में बंगाल, इधर से असम, अभी इसमें सिक्किम है ना छोटा, याद है? तो जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है, उसकी आकृति समुच्च रेखा की तरह दिखाई देती है, यानी पड़ती कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से नहीं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समोच्च। तो समोच्च कृषि कहाँ होगा, पर्वतीय राज्यों में या पर्वतीय क्षेत्रों में, नहीं। इस प्रकार से खेती के पोषणीय तत्व जलों के साथ है ना नहीं बहते, बोलो, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। पहाड़ी क्षेत्र में तो पहाड़ भाई ढलान वाला होता है, और उसको ऐसे नहीं बनाएगा तो ऊपर से जो पानी आएगा तो सबको ले ले धड़ेले चल जाएगा नीचे, हो गया खेत स्वाहा, है ना। तो उसका उपजाऊ मिट्टी जो है वो सब चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो खेत की उर्वरता क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि उसमें अब फसल नहीं हो पाएगा। इसलिए उसे कैसा बनाया जाता है, अर्धवृत्ताकार करके। इसीलिए उसे क्या, उसको क्या कहा जाता है, समोच्च कृषि, क्योंकि समुच्च रेखा की तरह
वो क्या होता है, बन जाता है। समोसा रेखा नहीं देखा है, नहीं देखा है, बनाए थे ना जी इसी तरह से, है ना। आगे बढ़े। अगला है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र। पवन, पवन मतलब समझता है ना, पवन सिंह नहीं रे, मतलब हवा नहीं, पवन पुत्र हनुमान, सुना है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, पद्धति का मतलब सिस्टम, यानी कि जहाँ हवा का प्रकोप ज्यादा होता है, नहीं तेजी से हवाएं चलती है, नहीं देखता हवा चलता है तो सब गेहूं को सुता दिया, सब मक्का को सुता दिया। वैसे में भाई किसान क्या करे, अब बैगन का पेड़ रहेगा ओकरो सुता देगा, कहेगा हम अब सो गए, काहे सो गए, तो हवा हमको सुता दिया, नहीं तो उसका कुछ उपाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जहाँ खूब हवा चलता है ना, तो यहाँ पर मान लो पौधा है तो इसके बगल में सपोर्टिंग दे दिया जाता है एकदम, ये अब कुछ नो हवा मारो, जब पौधा गिरेगा नहीं तो सूखेगा नहीं, और जब सूखेगा नहीं तो फलेगा, फलेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित कर की जाती है। तो इसमें तो हो गया घास का पट्टी लगा दिया जाता है, ये लिखा हुआ है ना, उन्होंने समझाया ना। मान लो ये पौधा है, ये क्या है, पौधा है, मतलब कि आदमी बैगन लगाया या मक्का लगाया, कुछ लगा दिया, लेकिन सब जानता है कि हमारे एरिया में बहुत तेजी से हवाएं हमेशा चल रही होती है। अपने इधर तो आंधी तूफान आता तब ये कहता है हवा जोर से, बोलो ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, राजस्थान का जैसे हो गया, गुजरात का जैसे, उस सब में तो हवाएं बहुत तेजी से चल रही होती है, बोलो ना। जब खुला क्षेत्र जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हवा काफी तेजी से चलता है। तो यहाँ पर क्या करता है, घास का पट्टी बना देता है, घास सब लगा के घास का पट्टी लगा देता है, अब पौधा को इसे अटैच कर देता है ना। तो उसको एगो सहारा मिल गया, सहारा मिल गया तो पौधा गिरता नहीं गिरेगा तो फसल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कौन खेती कहते हैं, पवन अपर्दन नहीं रे, पट्टिका कृषि। कौन कृषि, पट्टिका कृषि, पट्टिका कृषि, क्योंकि पट्टी लगा के किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है। तो ये पूछेगा पवन वाले क्षेत्र में कैसा खेती किया जाता है, तो पट्टिका खेती किया जाता है। इसमें घास का पट्टी लगा करके घास के पट्टी से पौधे को बांध दिया जाता है। हो गया बात खत्म कि नहीं, कि बाकी है। अब देखो भारत के दो प्रमुख जैव मंडल है ना, जैव मंडल उसे कहते हैं जहाँ पर जीवों को रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है ताकि इसका जो अस्तित्व है वो खत्म ना हो जाए, बोलो ना। जैसे भारत में चीता खत्म हो गया तो कुछ दिन पहले नामीबिया से चीता को लाया गया ना जी, नहीं देखा रहे न्यूज में, मोदी जी नहीं चीता को खोल रहे थे, देखेगा कथी सीरियल तो जैव मंडल क्षेत्रफल और राज्य का नाम है, यानी कि वो किस राज्य में है, नाम है उसका नंदा देवी, नंदा सुंदर वन, सुंदरवन ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। इसमें बंगाल टाइगर पाया जाता है, बहुत खतरनाक होता है, गाँवों में घुस जाता है आदमी से, इसलिए जंगल के चारों तरफ गांव वाला सब घेर देता है कि रात को चलाता है, सब आदमी सब सोया रहेगा, चाप के खा जाएगा। तो मेरा दादा कहाँ है, दादा बाप के पेट में चल गया। क्षेत्रफल इतना है 2236 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा जानता है, मैथ में पढ़ाए होंगे कि एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो वर्ग लिखा है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। हिंदी में ना कहता है 5 का वर्ग लिखो, तो 5 का स्क्वायर 5 गुने 5, वर्ग और स्क्वायर एक ही बात हुआ, भूलभुला मत जाना, समझे। तलवारबाज सुंदरवन कितना है, 9630 वर्ग किलोमीटर, नहीं बोलो ना। तो ये हो गया, नहीं 2000 याद आएगा तो 2236 9630 9630 नंदा देवी कहाँ, उत्तराखंड में। सुंदरवन कहाँ, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा उसे कहते हैं ना जो ना मिट्टी रहता है ना पानी रहता है, बीच वाला भाग रहेगा, पर रखेगा धुक धुक धस जाएगा, समझ आ गया, बोलो जी। दल दल की तरह होता है, समझा कि नहीं समझा।
कैंसर रोग के उपचार में जैसे देखता है रामायण देखा होगा, तो उसमें लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है नहीं, तो कैंसर का क्या लाया जाता है? सजीवन बूटी नहीं। तो हिमालय में अभी भी ऐसा पौधा सब है जिसका उपयोग यदि किया जाए तो बड़ा से बड़ा बीमारी खत्म। बोलो ना रे, कि नहीं खत्म? खत्म। जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए तो आदमी सब ठीक होगा। इसीलिए गंगा जब वहाँ से निकलती है तो बहुत सारा जड़ी बूटी सब उसमें मिल जाता है, इसलिए उसका पानी जो है सड़ता नहीं है। गंगा माता की जय, प्रणाम करो, ठीक है। पानी नहीं सड़ता है। वैसे ये धार्मिक चीज है, इसे ऐसे नहीं कि समझना कि हम ये कर रहे हैं। देखो इस साइंस जहाँ से खत्म हो जाता है, जहाँ से आगे इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। धार्मिक चीजें सब उससे ऊपर से है ना। बहुत ऐसा पहेली अभी भी है संसार में जिसको साइंस सुलझा ही नहीं सका, है ना। तो कुछ ना कुछ ईश्वर का तो देन है ना, ना। तो कह रहा है कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या उपयोग है? तो बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा योगदान भी है ना। बोलो ना, कैंसर जैसा रोग जिसका इलाज ही नहीं। अब तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। देखो क्या कह रहा है कि हिमालय यव जो चीर के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है नहीं। यव चीर एक प्रकार का वृक्ष पाया जाता है हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में। बोलो ना, वृक्ष है कि पत्तियों से, टहनियों से और उसके छाल से मिला करके क्या बनाया जाता है? दवा। क्या बनाया जाता है? दवा। उसके जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। यानी कि यव नामक जो पेड़ है वो चीर वो पौधा सबका प्रकार बड़ा बड़ा पत्ती होगा, पहाड़ी भाग में होता है। समझ में आ गया? तो उसमें जो रसायन पाया जाता है केमिकल, उसको क्या नाम है? टैक्सोल। उस टैक्सोल को निकाला जाता है और उस टैक्सोल से दवाई बनाया जाता है और कैंसर के रोगियों को खिला दिया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। ताकि कैंसर के उपचार में कौन काम आ गया? वन। कौन काम आ गया? वन नहीं। इसलिए वन हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। वनों को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। इसको क्या हो रहा है? इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। इसीलिए कैंसर के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रकार से वन का महत्वपूर्ण योगदान है? तो समझो, दवा बना किससे? तो टैक्सोल से। दवा किससे बना? टैक्सोल से। टैक्सोल से नहीं, दवा किससे बना? टैक्सोल से। लेकिन टैक्सोल कहाँ से प्रयोग किया गया? वन से। वन में भी कौन पौधा से? तो चीर प्रकार का यव नाम का पौधा होता है उसमें। बोलो ना, क्या लाते हैं? बोलो ना रे। तो हम कह सकते हैं ना कि वन जो है कैंसर जैसे बीमारी के इलाज में भी उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? कोई पूछेगा तब। तो हम लिखेंगे कि हिमालय क्षेत्र में चीर प्रकार के पौधे होता है जिसका एक जाति का पौधा होता है यव, जिसके है ना पत्तियों, टहनियों और छाल से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। और उस टैक्सोल को ले करके फैक्ट्री में ले जाकर के क्या बना जाता है? दवा, मेडिसिन। और उसको कैंसर के रोगी को खिलाया जाता है तो उसमें सुधार देखा जाता है। तो इसलिए कहता है वो कैंसर जैसे है ना बीमारी में भी काम आया। कौन? वन नहीं। इसलिए वन को हमें काटना नहीं चाहिए। नहीं, अभी क्या करता है? जनसंख्या बढ़ा देता है, पेड़ साफ कर काट के घर बना लेता है। कहेगा एक दो भाई हुआ, एक भाई यहाँ हो गया। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही रसगुल्ला है। अपने आस पहले ना गिद्ध बहुत हुआ करता था, बटेर। अभी किसी को कहेगा बटेर तो कहेगा दूर बता कथी बोल रहा है? लाल पांडा है ना।
एगो उकार पक्षी हुआ करता था, उस समय घूमता था, हाथी सबको पंजा में लेके उड़ जाता था। हाथी को तुम को लेके बकलोल के है ना। भीम का बेटा था घटोत्कच। इतना बड़ा था ना कि बड़ा बड़ा वृक्ष को उखाड़ के मुकान होता। समझ में आ गया? पैदा की ना जब उसको तीर लगा ना तो कृष्ण भगवान बोले उधर गिरो। कौरव के तो गिरा हुआ हाथ में कितने आदमी हजारों सैनिक को मार के खत्म हो गया, पूरा शरीर में लाखों दब गया, इतना विशाल आदमी। लेकिन कर्ण के पास एक बहुत ही शक्तिशाली बाण था, उसको खत्म करना था, उसको मिला हुआ था। यदि वो रहता तो पांडव नहीं जीत पाता। इसीलिए विचार किया जाता है तो भीम के बेटा को भेजा जाता है, कहता है कि इस तरह से तुमको उसको उकसाना है कि इस शस्त्र का प्रयोग करे। इसके अलावा कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना है जो तुमको मार सकता है। ठीक है, तुम तो किसी शस्त्र से मरेगा नहीं। उसको परेशान करना, उसको चुनौती देना, है ना, उकसाना कि है हिम्मत तो हमें मार के दिखा, ये करो वो करो, तो एकदम गुस्सिया के निकालेगा, उगे वाला मंत्र मारेगा, छोड़ देगा, तब तक तुम्हारा अंत हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि आज तुम्हारा अंत हो जाएगा। लेकिन यही एक उपाय है जो हमें युद्ध में जीत दिला सकती है। तब वो जाता है बेचारा, जान रहा होता है कि मृत्यु आज मेरा निश्चित है, लेकिन उससे पहले धो धा देता है, छक्का चौका खूब मारता है। समझ में आ गया? पूरा तहस नहस कर देता है। कौरव की सेना समझ गया कि नहीं समझ गया? बोले ना तो गिद्ध समझो कौन कौन गायब हो गया? गिर एगो वन है गुजरात में। धूसर बगुला, कौन बगुला? धूसर बगुला। सागर कछुआ तो मिलबो करता है। लाल पांडा है ना, लाल पांडा इतना छोटा जीव होता है, लाल पांडा। वो दिखाइए ना, भालू के तरह दिखेगा। बोला ना पांडा नहीं देखे? देखे हैं देखा फोटो में, असली मैंने देखी। फोटो में देखते हैं ना, फोटो में देख के संतोष करो, है ना, फायदे नहीं है। तो ये सब ये कुछ प्राणी है, कुछ जीव है, बोला ना, ये जीव सब क्या हो गए? विलुप्त हो गए। विलुप्त मतलब गायब हो गया। इसलिए अभी गोरैया को बचाना जरूरी है। गिद्ध जब कोई बड़ा जानवर मर जाता था उतर के सबको साफ करके स्वच्छ कर देता था। अभी कुछ मर जाएगा तो गमकते रहेगा अपना 3 महीना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है।